नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में साथियों हम व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे थे। व्यंजन संधि में हम लगभग सारी संधियों को पढ़ा चुके हैं। अब लास्ट की बस छोटी छोटी संधि जो दो बची है, छेचा, दीर्घात और एक है पदांताद्वय। तो आइए हम चलते हैं, जो छोटे छोटे 2-3 सूत्र और बचे हैं साथियों व्यंजन संधि में, हम उनका अध्ययन करके आज व्यंजन संधि को समाप्त कर देंगे। तो व्यंजन संधि में हमारा जो अगला सूत्र है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है पृष्ठ संख्या 59 पे, पृष्ठ संख्या 59 में सूत्र दिया है 6-4 और अगला सूत्र है दीर्घात। 6-4 संख्या सूत्र संख्या जो है 6वें अध्याय के पहले पाद का 73वां सूत्र 6-4 है और दीर्घात है 6ठे अध्याय के पहले पाद का 75वां सूत्र। ये दो सूत्र हैं। इन दो सूत्रों को हमने एक में लिख दिया है आबलिक करके, इसलिए कि दोनों सूत्रों का नियम एक ही है। दोनों सूत्रों का नियम एक ही है और बस थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हमने इन दोनों सूत्रों को एक जगह पे लिख दिया है। तो आइए चलते हैं, हम 6-4 दीर्घात का अध्ययन करते हैं। तो ये सूत्र है, लिखा है कि छा के पूर्व हरस्व स्वर आए। छा है उसके पहले क्या आ जाए, हरस्व स्वर आए तो चा नित्य हो जाता है। तो छा के पूर्व अगर हरस्व स्वर आता है तो उसके बीच में चा आ जाता है, चा नित्य आ जाता है। और है छा के पूर्व दीर्घात अगर दीर्घ स्वर हो तब भी चा नित्य हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। यानी छा आए, छा के पहले हरस्व स्वर आ जाए तो उस स्वर के और छा के बीच में चा नित्य हो जाता है, ऐसा लिखा है। और छा के पहले अगर दीर्घ स्वर होता है तो उस दीर्घ स्वर और छा के बीच में चा नित्य हो जाता है। जैसे हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है छा के पूर्व हरस्व स्वर, छा के पूर्व हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर, हरस्व या दीर्घ स्वर के बीच में चा नित्य आता है। बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, उस संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में पृष्ठ संख्या 59 पे ये सूत्र दिया हुआ है। पृष्ठ संख्या 59 पे है 6-4 और उसी के नीचे एकदम सूत्र दिया है 6-4, फिर नीचे दिया है दीर्घात। यानी हमने दोनों सूत्रों को एक में लिख दिया, 6-4 दीर्घात को एक में लिख दिया है। दोनों की परिभाषा सेम एक जैसी है। छा के पूर्व हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बीच में चा नित्य आता है। जैसे इसका हम आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण इसमें दिया है शिव धन छाया। शिव धन छाया हमारा उदाहरण है। तो शिव धन छाया में शिव वकार में आ है, क्योंकि वह व्यंजन वर्ण है और हर व्यंजन वर्ण में आ छुपा रहता है। इस शिव में आ है, उसके बाद छा आया है। ये सूत्र क्या कह रहा है, छा के पूर्व, ये छा के पूर्व आ है, हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बीच में। तो यहाँ छा के पूर्व हरस्व स्वर आ आया है, तो क्या हो जाएगा, हरस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बीच में चा नित्य आता है। तो यहाँ छा के पूर्व हरस्व स्वर आया है, तो हरस्व स्वर और छा के बीच में
क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा, चा आ जाएगा। जब चा आ जाएगा साथियों कि हमारा शब्द बन जाएगा शिव, चा आ जाएगा बीच में, छाया, शिव छाया। ये रूप हमारा क्या बन गया, शिव छाया बन गया। क्योंकि शिव के आकार और छा के बीच में ये चा आदेश कर रहा है, छे चा दीर्घात। क्योंकि ये सूत्र कह ही रहा है छा के पहले अगर हर्ष स्वर है तभी चा नित्य आता है, और छा के पहले अगर यहाँ दीर्घ स्वर रहे तब भी चा नित्य आएगा। दीर्घ स्वर का उदाहरण हम बताएंगे। अगला है एक उदाहरण इसमें और दिया है दूसरा, जैसे है वृक्ष धन छाया। वृक्ष धन छाया में क्या है, वृक्ष धन छाया में भी क्या है, वृक्ष का आ है और छा है। इस आ और छा के बीच में चा आदेश हो जाएगा तो हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। बहुत आसान सी संधि है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, केवल इस सूत्र का नियम भर समझ लेना है कि छा के पहले अगर हर्ष स्वर रहे तब भी चा नित्य होगा, और छा के पहले अगर दीर्घ स्वर रहता है तब भी दोनों के बीच में यानी स्वर और छा के बीच में चा नित्य आ जाता है। यही इतना इस सूत्र का नियम है। जैसे कह रहा है चेधन छिद, जैसे है विषुधन छाया, वृक्ष धन छाया। और तीसरा उदाहरण है साथियों चेधन छिद्दते। चेधन छिद्दते में ए के बाद क्या है, छा है। अब इस छा के पूर्व स्वर कैसा है, ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि ए ऐ ओ औ का ह्रस्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ए ऐ ओ औ ह्रस्व नहीं होते हैं, ये दीर्घ ही होते हैं। क्या होते हैं साथियों, ये दीर्घ ही होते हैं। इसलिए इस छा के पहले जो ए आया है ये दीर्घ स्वर ए है और छा आया ही है, तो इन दोनों के बीच में क्या कौन सा आदेश होगा, चा आदेश। जब चा आदेश होगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, चे आधा च छिद्दते, चे छिद्दते बन जाएगा। क्या शब्द हमारा बना, चे छिद्दते। किस सूत्र से इसकी सिद्धि हुई, दीर्घात से। जो सूत्र हमने यहाँ लिखा है दीर्घात, दीर्घात के अंतर्गत चे धन छिद्दते, चे छिद्दते आया, और वृक्ष शिव धन छाया और वृक्ष धन छाया ये छे चा से है, ये छे चा का उदाहरण है। शिव धन छाया ये भी छे चा का उदाहरण है। किसका है, ये छे चा के अंतर्गत आया, वृक्ष धन छाया भी छे चा के अंतर्गत आया। चे धन छिद्दते दीर्घात है, क्योंकि छा के पहले अगर दीर्घ स्वर आए तभी चा हो जाएगा, तो इसलिए चे छिद्दते रूप बन गया हमारा। तो ये बहुत आसान सी संधि है साथियों, ये आपके समझ में आ गई होगी। छे चा और दीर्घात ये दो सूत्र है, हमने एक में ही लिख दिया है। ये दोनों सूत्र कहते हैं अगर छा के पहले हर्ष स्वर आए तो चा नित्य होता है, और छा के पहले दीर्घ स्वर आए तब भी नित्य छा होता है। या ऐसे कहिए कि हर्ष स्वर के बाद अगर छा आए तो चा आदेश नित्य हो जाता है, या दीर्घ स्वर के बाद अगर छा आता है तो चा आदेश नित्य हो जाता है। कहने का मतलब वही ही है। तो यहाँ हर्ष स्वर आ है, उसके बाद छा आया है, तो छा के पहले स्वर हर्ष आ है, इसलिए चा नित्य होके शिव छाया हुआ। वृक्ष धन छाया में छा के पहले वृक्ष का आकार जो है स्वर है हर्ष, इसलिए छा आ और छा के बीच में चा नित्य होके वृक्ष छाया बन गया। यहाँ चे धन छिद्दते में चा में ए है, उसके बाद छा है, छा के पूर्व दीर्घ स्वर ए है। यहाँ दीर्घ स्वर है, ए दीर्घ होता है, ऐ दीर्घ होता, ओ दीर्घ होता, औ दीर्घ होता, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है।
ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि आ धन ई ये दो स्वरों से मिलके बने होते हैं ना। आ धन ई बराबर ए, इनमें दो स्वर ऑलरेडी मिला हुआ है, इसलिए ये दीर्घ स्वर ही कहलाते हैं। और आ धन ए बराबर ऐ, आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा, और आ धन ओ बराबर औ। तो ये ऐ ओ औ जो होते हैं ये दीर्घ ही होते हैं साथियों, इनका ह्रस्व स्वर नहीं होता है। इसलिए यहाँ छा के पहले जो ए स्वर आया है ये दीर्घ स्वर है। तो छा के पहले दीर्घ स्वर आया है, इसलिए इस दीर्घ स्वर और छा के बीच में चा आदेश नित्य होकर के हमारा रूप बन गया चे चित छिद्दते। किस सूत्र से? दीर्घात सूत्र से, दीर्घात सूत्र से। अब हमारा अगला सूत्र है, जो अगला सूत्र वार्तिक सूत्र है, ये पदांताद्वय। अगला सूत्र हमारा है वार्तिक सूत्र है, जो इसको वार्तिक सूत्र कहेंगे। वार्तिक सूत्र हमारा है, क्या है? पदांताद्वय। पदांताद्वा है ये सूत्र है। ये सूत्र हमारा कह रहा है किंतु छा के पूर्व पद के अंत में कोई दीर्घ स्वर आता है तो चा आदेश विकल्प से होता है। पदांताद्वय वार्तिक सूत्र है। महर्षि कात्यायन जी कहते हैं, उन्होंने एक वार्तिक दे दिया। छह चा दीर्घात में, छह चा दीर्घात महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र बनाया, उन्होंने इसमें लिखा कि छा के पहले अगर ह्रस्व स्वर आए तो चा उन दोनों के बीच में नित्य ही आ जाएगा, और छा के पहले अगर दीर्घ स्वर आता है तब भी चा नित्य हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण बताया, शिव धन छाया वृक्ष धन छाया, शिवत छाया वृक्षत छाया, चे धन छिद्दते चेचित छिद्दते। लेकिन वार्तिककार कात्यायन ने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा, एक सूत्र दे दिया पदांताद्वय। उन्होंने कहा कि यदि क्या हो छा के पूर्व पद के अंत में कोई दीर्घ स्वर आता है तो चा आदेश विकल्प से होता है। यानी चा आदेश होगा लेकिन दो रूप बनेंगे। क्या क्या? किंतु वार्तिककार कात्यायन ने कहा, किंतु यदि छा के पूर्व क्या आता है? छा के पूर्व कोई छा के पूर्व पद के, छा के पूर्व पद के अंत में कोई दीर्घ स्वर आता है तो चा आदेश विकल्प से होता है। वार्तिककार कात्यायन ने पदांताद्वा सूत्र देके कहा कि किंतु यदि छा के पूर्व पद के अंत में कोई दीर्घ स्वर आता है तो चा आदेश तो होगा लेकिन विकल्प से होगा। यानी उसके दो रूप बनेंगे, एक बार चा आदेश होगा और एक बार चा आदेश नहीं होगा। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया। उदाहरण क्या दिया उन्होंने? उदाहरण दिया जैसे उदाहरण दिया, लक्ष्मी धन छाया।
अब लक्ष्मी धन छाया उदाहरण में लक्ष्मी में कौन सी है, दीर्घ ई है। उसके बाद छ आया है, लक्ष्मी पदांत है, पद के अंत में दीर्घ ई आया है, उसके बाद छ आया है, तो पदांता द्व से कह रहे हैं तो चा आदेश हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, चा आदेश होगा। किस सूत्र से, पदांता द्व से चा आदेश हो जाएगा साथियों। तो हमारा ये शब्द बन जाएगा लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, ये शब्द बना। लेकिन कह रहे हैं चा आदेश विकल्प से होगा, तो हमारा जब विकल्प से होगा तो एक रूप ये बन जाएगा लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया। एक बार तो वही रूप रहेगा लक्ष्मी छाया, दो रूप बनेंगे, लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया, दो रूप हो। क्योंकि ये पदांता द्वा जो है विकल्प से कर रहा है, तो पदांता द्वा के अंतर्गत वार्तिक कार्य का अध्याय ने उदाहरण दिया लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया। क्योंकि छा के पूर्व दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर क्या है, लक्ष्मी का ई, ईकार जो है वो दीर्घ ई है, इसलिए चा आदेश होके लक्ष्मी छाया हो गया। और जब लक्ष्मी धन छाया में जब चा आदेश नहीं होगा तो लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया ही रहेगा। तो आप जब भी सूत्र को पढ़िए तो सूत्र के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जिस तरह से उदाहरण दिया गया है और जिस सूत्र के अंतर्गत दिया गया है साथियों, उस सूत्र को पढ़िए और उसके अंतर्गत जो उदाहरण जैसे दिया गया है उस उदाहरण को वैसे ही पढ़ डालिए, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करिए। क्योंकि आज तक किसी ने उस उदाहरणों को काटा नहीं है, इसलिए हमें भी जैसे लिखा है वैसे पढ़ करके कंपटीशन बीट करना है, सफल होना है, हमें टीचर बनना है। तो इसलिए हम जिस संधि में जो उदाहरण है उस संधि के अंतर्गत उसी उदाहरण को हम याद करेंगे। जैसे लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया को पदांता द्वा के अंतर्गत अगर उदाहरण दिया गया है तो सूत्र पदांता द्वा के अंतर्गत हम ये उदाहरण याद करेंगे। शिव धन छाया, शिवत छाया अगर छे चा दीर्घात में दिया है तो हम छे चा दीर्घात के अंतर्गत याद करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको उसमें कर दें, नियम तो लग ही रहा है, दोनों छे चा दीर्घात का नियम अगर लगाएंगे तो यहाँ भी लगेगा वहां भी लगेगा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया पदांता द्वा सूत्र का उदाहरण है, और शिव धन छाया, शिवत छाया, वृक्ष धन छाया, वृक्षत छाया, और चे धन छिद्दते, चेचित छिद्दते, ये हमारा छे चा और दीर्घात का उदाहरण है।